हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की पुस्तक से छायावाद के प्रश्नों को देख रहे थे और हमने जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देखा था पिछली क्लास में, पिछली वीडियोस में। आज हम देखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है रहस्यवादी कवि, मुक्त छंद के कवि, प्रकृति के कवि और राष्ट्रीयता के कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्त छंद के कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मुक्त छंद के कवि। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि मुक्त छंद को केचुआ छंद या रबर छंद भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला है 1816 से 1961 यह जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म यहाँ होगा महिषादल। ठीक है, महिषादल बंगाल में हुआ। गांव बैसवाड़ा, अवध, जहाँ है उन्नाव ज़िला। ठीक है, गांव का नाम बैसवाड़ा जो कि अवध में पड़ता है, ज़िला क्या है? उन्नाव। ठीक है, महिषादल बंगाल में इनका जन्म हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव हम देखते हैं किन पर? निराला के ऊपर। ठीक है, तो निराला की रचनाओं में हमें वेदांत, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी वैचारिक दर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविताएं हैं। ठीक है, ये दीर्घ कविताएं हैं 3 प्रबंधात्मक, जिनमें पहला है तुलसीदास, दूसरा है सरोज स्मृति और तीसरा है नाम की शक्ति पूजा। अगला है उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका है, अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं वो किनकी हैं? निराला की है। इसे क्रमवार याद करना है क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से आपको इनकी रचनाओं को याद करना है। ठीक है, छायावाद के जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं, 4 प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी समस्त रचनाओं को क्रमवार आपको याद करना है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनको याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है निराला की कौन सी रचना उनकी पुत्री की मृत्यु पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति। सरोज कौन थी? इनकी पुत्री थी, तो उसकी स्मृति में इन्होंने क्या लिखा था? सरोज स्मृति। ठीक है, अगला देखते हैं। निराला की किस प्रबंधात्मक कविता में मृत्यु शोक का अत्यंत मार्मिक चित्रण है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है ना, जैसा मैंने बताया अभी। तो यह भी शोक गीतों में इसकी गणना होती है। ठीक है, जैसे मैंने प्रसाद के आंसू के विषय में कहा था। अगला प्रश्न है नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के साथ संबंध जोड़ने का गौरव किसे प्राप्त है? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के साथ संबंध जोड़ने का गौरव किन्हें प्राप्त है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म वर्ष 1900 है और 1977 इनकी मृत्यु का समय है। इनका जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुख्य विषय क्या है? तो रहस्यवाद, प्रकृति, राष्ट्रीयता, वीररस। तो रहस्यवाद तो छायावाद युगी की प्रधान या प्रमुख प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन अगर हम पंत विशेष की बात करें, पंत की रचनाओं के विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें, तो प्रकृति चित्रण जो है वह हमें प्रमुखता से इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इसी कारण इनको प्रकृति के सुकुमार कवि या फिर प्रकृति के चितेरे, है ना, प्रकृति के चितेरे कहा गया है या फिर प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में सबसे सहज और तत्काल स्वीकार्य कवि कौन माने जाते हैं? तो सहज और तत्काल स्वीकार्य कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। पंत जी को किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति का कवि। जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति का सुकुमार या फिर चितेरे या फिर प्रकृति का कवि, इन नामों से पंत जी को सुशोभित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति का कवि। अगला है, छायावाद की समृद्धि और लोकप्रियता में विशेष योगदान किसका रहा? तो छायावाद को समृद्ध करने में, उसको लोकप्रिय बनाने में पंत जी का योगदान विशेष रूप से रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, सी। पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लोकायतन किनका है तो पंत जी का है, और क्या है? ये अंतिम रचना है। अगला है, उनकी काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, यानी पंत जी की जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुरी, स्वर्णकिरण। ठीक है, तो ये समय भी आप इनका याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें उनका समय भी दिया हुआ है प्रश्न में, 1907, 1987। 1907 इनका जन्म वर्ष है और मृत्यु वर्ष 1987 है। पूछा जा रहा है जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है झांसी, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो फर्रुखाबाद। अगला देखते, अगला है, महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रमुख भाव कौन सा है? पहला है शौर्य पराक्रम, करुणा और संवेदना, भक्ति और नीति, राष्ट्रवाद और जनजागरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करुणा और संवेदना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कविताओं पर किस दर्शन का प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन है सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन। ठीक है, वेदांत दर्शन का प्रभाव हमने निराला पर भी देखा था, और जब अगर हम बात करें शैव दर्शन का प्रभाव, तो ये हमने किस पे देखा था? प्रसाद की रचनाओं में, है ना। उसी तरीके से अगर हम पंत की बात करें तो पंत में हम अरविंद दर्शन को देखते हैं। ठीक है, एक बार हम सभी जो पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, ठीक है, ये चार रचनाकार हैं छायावाद के। अगर हम पंत की बात करें तो पंत में हम अरविंद दर्शन को देखते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रसाद की तो उसमें हम शैव दर्शन को देखते हैं। निराला में वेदांत दर्शन को हम देखते हैं, और महादेवी में हम बौद्ध दर्शन को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कविता में प्रयोग किए गए उनके प्रिय प्रतीक कौन हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है पर्वत और नदी, सूर्य और चंद्रमा, दीपक और बादल, फूल और मधु। तो इनके जो प्रिय प्रतीक हैं, आंसर करेंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, दीपक और बादल। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य रचना उनकी प्रतिनिधि कृति मानी जाती है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार, सांदीगीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यामा। अगला है, उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना यानी महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य रचना है निहार, नीरजा, सांदीगीत, यामा, दीपशिखा। निहार रश्मि नीरजा भी है। ठीक है, रश्मि भी है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत, यामा, दीपशिखा। ठीक है, इसे इसी अनुरूप याद करेंगे, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुरूप ही आप इसे याद करेंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति में नीर भरी दुख की पतली किस भावना को व्यक्त करती है? पहला है जीवन का उल्लास, दूसरा नारी का संकोच, तीसरा करुणा और विषाद, चौथा है रहस्यवाद। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? करुणा और विषाद। इससे संबंधित एक पंक्ति है महादेवी वर्मा की, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ। महादेवी वर्मा की पंक्ति है यह। और मैं नीर भरी दुख की बदली, यह भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, अगला है छायावादोत्तर युग।
तो ये जो छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभ थे जो थे कि 4 प्रमुख स्तंभ, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी की रचनाओं को हमने देखा। और इन सभी रचनाओं को आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी याद करना है और इनकी प्रमुख पंक्तियों को भी, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने इस पुस्तक के अनुरूप जो भी हमें जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं इनके विषय में जो भी हमें ज्ञात हुआ वो हमने एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में कर लिया, ठीक है। लेकिन अन्य जब हम पुस्तकों से इसे देखेंगे, यानी महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं को देखेंगे, अन्य कविताओं की पंक्तियों को देखेंगे, तो वहाँ फिर इस नोट्स के नीचे ही आप उसे ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर सेक्शन बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो प्रमुख 4 कवि जो हैं छायावाद के, उनको एक एक स्थान पर लिख लीजिए और उनके जो भी रचना है और उनकी जो पंक्तियाँ हैं प्रमुख, उनको एक जगह उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी वहाँ आपको फिर दोबारा इन सब नोट्स को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन का काम रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हमें छायावादोत्तर युग पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।